हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस नीट 2020 फिजिक्स पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट if the de Broglie wavelength of the electron is 1.227 into 10 to the power minus 2 nanometer, the potential difference is okay। तो अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, डी ब्रोगली वेवलेंथ दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, लैम्बडा इज इक्वल टू 1.227 अपॉन स्क्वायर रूट वी नैनोमीटर। लैम्बडा नैनोमीटर में आएगा तो अपन ने ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके अब लैम्बडा कितना दिया हुआ है, 1.227 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1.227 अपॉन स्क्वायर रूट वी। ये कैंसिल हुआ, ये इधर आया, ये नीचे आया, तो स्क्वायर रूट v इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 2 विच इज 10 टू द पावर 2। टेकिंग स्क्वायर v इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आया? दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्स इज हाफ and the distance of the screen from the coherent source is doubled, then the fringe width becomes okay। यहाँ पे फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। उनका कहना क्या है यहाँ पे कि ये जो डिस्टेंस है दैट इज हाफ एंड दिस इज डबल्ड, तो ये 1/2 ऊपर जाएगा, 2 ऑलरेडी वहाँ उसकी राह देख रहा है ना, तो बीटा बिकम्स 4 टाइम्स। ओके, बीटा डैश बिकम्स 4 टाइम्स ओरिजिनल बीटा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Okay. Question number 3. Two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the ends of the massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. See figure, figure मैंने ड्रॉ कर देता हूं, मैंने ड्रॉ नहीं किया है। इस तरीके का सिंपल सा फिगर है। The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity is, acceleration का formula which is m2 minus m1 upon m2 plus m1 into g। तो acceleration is 6 minus 4 upon 6 plus 4 into g। तो acceleration is 2 by 10 into g which is g by 5। 2 1s are 2 5s are। So correct answer is option D। Very simple। Next, the ratio of contribution made by the electric field and magnetic field components to the intensity of electromagnetic waves is। हमको मालूम है इंटेंसिटी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इंटेंसिटी होती है वो सेम होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। सो आंसर इज सी, ऑप्शन सी है ना। नेक्स्ट, the mean free path for a gas with molecular diameter d and number density n can be expressed as, ये तो सिंपल स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है, 1 upon root 2 n pi d square। ऑप्शन सी, 1 by root 2 n pi d square। okay, next, a series LCR circuit is connected to an AC voltage source। when L is removed, the phase difference between current and the voltage is pi by 3। If C is removed from the circuit, the phase difference is again pi by 3। इसका मतलब जो सर्किट है वो रेजोनेंस में, क्योंकि L रिमूव करने के बाद में भी फेज डिफरेंस pi by 3 है, C रिमूव करने के बाद में भी फेज डिफरेंस pi by 3 है, तो इसका मतलब द सर्किट इज इन रेजोनेंस। ओके, और रेजोनेंस में पावर फैक्टर होता है 1 क्योंकि R इज इक्वल टू Z होता है, तो cos phi जो है जो कि R by Z होता है वो 1 रहेगा, cos phi 1 है मतलब पावर फैक्टर 1। ओके, दिस इज पावर फैक्टर। ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था ये, वैसे सॉल्व कर सकते हो लेकिन कॉन्सेप्ट से अगर याद होगा कॉन्सेप्ट तो फटाक से जम जाएगा। ओके, नेक्स्ट, a ray is incident at an angle of incidence I on the surface of a small angle prism with angle of prism A and emerges normally बोला है from the opposite side of from the opposite surface। If the refractive index of the material of the prism is mu, then the angle of incidence I is nearly equal to। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि ऐसा इंसिडेंस हुआ कि ये नॉर्मली निकल गया। ओके, ओके, ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए, ये आई, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है तो ये a आ जाएगा अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। a 90 माइनस a, ये टोटल 90 है तो ये भी a बन जाता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। सभी को समझ में आया ये a क्यों आया, क्योंकि ये 90 है, ये a है, ये 90 माइनस a तो बच गया कितना a।
स्नेल्स लॉ क्या बोलेगा, साइन आई इज इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन आर, यानी ए है यहाँ पे। अगर एंगल स्मॉल्स है, स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म बोला है ना यहाँ पे, स्मॉल एंगल प्रिज्म है ना, तो इसका मतलब साइन आई इज नियरली इक्वल टू आई, म्यू टाइम्स साइन ए इज नियरली इक्वल टू ए, सो आई इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यहाँ पे दिख रहा है म्यू टाइम्स डी है ना, म्यू टाइम्स ए। क्लियर विद दिस, समझ में आया सबको ये कॉन्सेप्ट? ओके, नेक्स्ट, taking into account significant figures, what is the value of 9.99 meter minus 0.0099 meter? Okay, तो 9.99 minus 0.0099, तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे फिर कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग। तो ये आ जाएगा 0.89, तो इट बिकम्स 9.9801। लेकिन आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जो मैक्सिमम है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर बिकम्स 9.9801 मीटर। ओके, क्लियर विद दिस? ये क्वेश्चन ध्यान में आया सभी को? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड? बोर मॉडल उनके लिए वैलिड होता है जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, ड्यूटेरियम एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो बचा कौन? सिंगली आयोनाइज्ड एनी एटम, ये गलत है। इसके लिए बोर मॉडल वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आएगा ये आएगा नियॉन के, Na चाहिए था यहाँ पे, सिंगली एक्सट्रीमली सॉरी, नियॉन चाहिए था Ni, तो वो चाहिए था Ne10+ चाहिए था, है ना, सिंगली आयोनाइज्ड 9+ चाहिए था, है ना, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहता था, तो फिर वो वैलिड होता था उसके लिए बोर मॉडल। ठीक है। व्हेन यूरेनियम आइसोटोप यूरेनियम 92-235 दिख रहा है सबको, इज बम्बार्डेड विद अ न्यूट्रॉन, इट जनरेट्स क्रिप्टॉन 3689, आई डोंट नो ये छोटा क्यों आया, 3 न्यूट्रॉन्स एंड ओके। तो क्या बोला है यहाँ पे, यूरेनियम 92-235 इज बम्बार्डेड विद 1 न्यूट्रॉन, इट गिव्स क्रिप्टॉन 3689 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स एंड डैश। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, देखो 235 प्लस 1 बिकम्स 236, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 89 प्लस 3, ये 3 आएगा ना, 3 × 1, 3 प्लस 89 92, तो यहाँ हो गया 144, तो यहाँ पे आना चाहिए 144। एक्चुअली देखा जाए तो एक ही ऑप्शन में ऊपर 144 है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं, ये इधर साइड हो गया 92 नीचे में, और इधर हो गया 36 और 0 मतलब 36 हो गया, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 56, तो ये हो गया 56 यहाँ पे, और ये हो गया बेरियम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। है आसान, सिंपल था ये भी क्वेश्चन। ओके, in a certain region of space with volume of 0.2 meter cube, the electric potential is found to be 2.5 volt throughout, मतलब constant है। The magnitude of electric field in this region is, है ना, electric field E is equal to dV by dx। अब यहाँ पे V constant है ना, यहाँ पे बोला it is constant throughout, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, सभी को क्लियरली दिख रहा है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी रो विद द टेम्परेचर T ऑफ कॉपर? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है? इट इज एनसीईआरटी क्वेश्चन सिंपली, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डायरेक्टली डायग्राम दिया हुआ है इसका, तो यू कैन चेक इट आउट। Two cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via a stopcock. A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated, मतलब vacuum है. The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly opened. The process is okay. अगर suddenly open करोगे तो ये बन जाएगा adiabatic, because क्या होगा, suddenly जब open करोगे, ये B कंपार्टमेंट है, ये A है, ये evacuated है, और यहां पे आइडियल गैस है। ओके, जैसे ही सडनली ओपन करोगे सारा गैस यहां पे स्प्रेड हो जाएगा। ओके, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा एडियाबैटिक प्रोसेस।
ओके, सो आर वी क्लियर विद दिस? समझ में आया सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A resistance wire connected in the left cap of the meter bridge balances 10 ohm resistance in the right cap at a point which divides the bridge wire in the ratio 3:2. If length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of 1 ohm of the resistance wire is. पहले एक काम करेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे. रेशियो कितना है? 3:2. तो इसका कितना फॉर्मूला क्या आएगा? R/10, क्योंकि लेफ्ट में R है और राइट में 10 है, तो ये आ जाएगा 3/2. तो देयरफॉर R कितना हो गया यहाँ पे? 15 ohms. तो वायर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 15 ohm. अब हम लोगों को मालूम है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना? यानी 1.5 मीटर वायर का रेजिस्टेंस 15 ohm है. अपने को चाहिए 1 ohm वायर का लेंथ कितना रहेगा? ओके, डिवाइड बाय 15 क्या है? तो डिवाइड बाय 15 करेंगे, 1.5 डिवाइड बाय 15 दैट इज 0.1 मीटर. तो करेक्ट आंसर बिकम 1 into 10 to the power -1 मीटर. समझा सबको ये कॉन्सेप्ट? The quantities of heat required to raise the temperature of two solid copper spheres of radii R1 and R2, R1 is equal to 1.5 times R2 through 1 Kelvin are in the ratio. Okay. Specific heat Q that is equal to M as delta theta, है ना? दोनों कॉपर है और सेम राइज इन टेम्परेचर है, तो स्पेसिफिक हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, बट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्योंकि सेम मटेरियल है, डेंसिटी कांस्टेंट, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, है ना? स्फीयर्स है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. तो Q1 अपॉन Q2 दैट इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 होल क्यूब. R1 कितना है? 1.5 टाइम्स R2 अपॉन R2 होल क्यूब. R2 कैंसल, 1.5 को 3/2 लिखेंगे होल क्यूब. 3 का क्यूब कितना हो गया? 27 और 2 का क्यूब 8. सो करेक्ट आंसर शुड बी 27/8. सभी को समझ में आया ये 15 क्वेश्चन? ये 15 क्वेश्चन देखो अच्छे से समझ के लो, काफी सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले 15 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे.